सबसे अच्छी वाली एशियल सर्जरी कौन सी होती है? इस पे बहुत से डाउट्स हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको रिसर्च में मिलती हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट चीज़ें आपको बताते हैं और आप बहुत कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सी वाली एशियल सर्जरी करवाएं तो हमको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो जो कौन सी वाली सर्जरीज में जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको बोलते हैं, वो कोई बोलता है कि आपको बायोस्टो वाली सर्जरी करानी चाहिए, वो बेस्ट होती है। कोई बोलता है कि आपको फाइबर टेप वाली करानी चाहिए, वो बेस्ट होती है। कोई आपसे बोलता है कि हम ऑल इनसाइड वाली सर्जरी करेंगे, वो बेस्ट होती है। तो इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि आखिर बेस्ट वाली सर्जरी क्यों है, क्योंकि हर कोई बोलता है ये अच्छा वो अच्छा है। तो आपको कुछ सेल्फ रिसर्च भी करना होगा और आपको इस वीडियो में मैं सारे तरीके की जो सर्जरीज हैं इनके बारे में जो भी फायदे नुकसान वो आपको बताता हूँ। उसके बाद आप सेल्फ जज हो सकते हैं कि आखिर कौन सी सर्जरी करवाएं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसको ध्यान से देखिएगा और फिर खुद डिसाइड करिए कि बेस्ट वाली सर्जरी कौन सी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूँ। तो पिछले 16 ईयर से हम लोग एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज कर रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ों को इवॉल्व होते हुए देखा कि पहले हम लोग क्या सर्जरीज करते थे, धीरे धीरे कैसे चीज़ें शुरू हुई। तो जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग हम लोग की हुई तो हम लोग बोन पेडिकुलर टेंडन काफ़ी किया करते थे और एक कन्वेंशनल टेक्निक से सर्जरीज होती थी, काफ़ी अच्छा उसका भी रिजल्ट था, लेकिन थोड़ा चीरा बड़ा लगता था और इम्प्लांट बहुत अच्छे नहीं आए थे। इवॉल्व होते होते हम लोग ट्रांसपोर्टल सर्जरीज में गए, हैमस्ट्रिंग टेंडन्स निकालने लग गए, उसके रिजल्ट्स और भी अच्छे हुए धीरे धीरे, क्योंकि छोटी चीज़ें से काम होने लग गया, सब अच्छे से होने लग गया। फिर धीरे धीरे 2016-17 के आसपास एक नई चीज़ आई कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक चीज़ है, उसको लगा दीजिए तो फिर उसके बाद जो आपका ग्राफ्ट होगा उसमें जो स्ट्रेस पड़ने से टूटने के चांसेस होते हैं शुरुआती दिनों में, उससे आप बच सकते हैं। तो अपनी कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों 16-17 में ये शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 18 के आसपास मुझे याद है कि जब हमने पहली बार 18-19 का जो टाइम था 2018-19 के टाइम पे फाइबर टेप का बहुत एक बूम आया। हमने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में देखा कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक नई चीज़ आई है और उसको यूज़ करने से जो आपका नी है उसमें जो एसीएल टूटने के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। तो हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। वो बात है आज से करीब वही 7 साल पहले की बात है, 6-7 साल बोल सकते हैं। करना शुरू हुआ, उसको करने का एक कॉन्फिडेंस ये था स्टार्टिंग में कि चूंकि इसमें एक बाहर से फाइबर टेप जुड़ा हुआ है जो कि हमारे ग्राफ को टूटने से रोकेगा, तो अगर हमारा मरीज 1 महीने में ही जल्दी से एक्टिविटीज करना चाहेगा तो उसका ग्राफ ढीला नहीं होगा और वो अपनी जगह से टूटेगा भी नहीं। तो बड़े कॉन्फिडेंट थे सभी लोग और हम लोगों ने ये शुरू किया। लॉन्ग टर्म स्टडीज हमारे पास भी नहीं थी, बट धीरे धीरे जब टाइम बीता 3 महीना 6 महीना साल भर, तो मैंने रियलाइज किया कि जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरीज मैंने की हैं वो इनिशियल फ्यू डेज तो बहुत खुश रहे पेशेंट, शुरुआत में बहुत खुश रहे, उनको ये भी लगा कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि भाई ग्राफ पे प्रोटेक्शन है तो वो टूटेगा नहीं। बट 3 महीने तक तो वो बेहतर रहे, उसके बाद उनमें दिक्कतें आना शुरू हुई। मतलब उसमें किसी में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हुए, किसी में नॉन स्पेसिफिक साइनोवाइटिस हुआ, नी में सूजन आने लग गई, एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको बोलते हैं ना कि घुटने में इरिटेशन सा महसूस होना या फिर घुटना टाइट होना, ये बहुत कॉमन था कि घुटना मुड़ने में बहुत टाइम लग रहा था, बहुत टाइट घुटना फील होने लग गया था। तो 3 से 6 महीने की जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रही कई पेशेंट्स में। फिर जब 6 महीने से बाद की जर्नी देखी तो मैंने देखा कि कुछ फेलियर्स भी हुए फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के। फिर हमने बाकी भी अपने कलीग से अक्रॉस द वर्ल्ड और इवन इंडिया में डिस्कशन किया। तो जितने हमारे सीनियर कलीग्स थे उनका यही बोलना था कि यार आई थिंक फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस इज डूइंग मोर ऑफ हार्म देन ऑफ एनी हेल्प। तो शॉर्ट टर्म जो शुरुआत के 2-3 महीने हैं उसको फास्ट करने के अलावा लॉन्ग टर्म में नुकसान दे के ज़्यादा वो जा रहा है। नुकसान के कारण फिर बाद में ये मालूम चले कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि आपके घुटने के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आप लगा रहे हैं जो कि गलने वाला भी नहीं है और वो घुटने के अंदर है। देखिए हम लोग जो भी इम्प्लांट्स लगाते हैं ना वो भी फाइबर वायर या फाइबर टेप के ही बने होते हैं जो उनका लूप होता है, बट वो हड्डी के अंदर होता है। घुटने के अंदर सिर्फ ग्राफ्ट जा रहा होता है, उसमें कभी भी फाइबर टेप नहीं जा रहा होता। नॉर्मल रूटीन जो एशियल सर्जरीज हम लोग करते आ रहे हैं सालों से और जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं पूरी दुनिया में, तो अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट होने की वजह से कुछ ना कुछ इरिटेशन होना शुरू हुआ, प्लस बैक्टीरिया सीडलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हुए, जिससे कि अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया तो बिल्कुल चिपक लेगा आपके जोड़ के अंदर, वो जाएगा नहीं किसी भी दवा द्वारा। क्योंकि वो बहुत ही टाइट स्ट्रक्चर है जो कि इलास्टिसिटी में भी बहुत ज़्यादा है, वो आपके घुटने को भी स्टिफ कर सकता है। उसके अगल बगल फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा और घुटना आपका टाइट होने लग जाएगा। फिर क्या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रेस शील्डिंग दे रहा है, वो आपके ग्राफ्ट जो आपका हैमस्ट्रिंग या बॉडी से जो भी ग्राफ्ट आप लगाते हैं उसको लिगामेंट बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं,
उसमें ये हैम्पर कर सकता है, जिससे कि क्या होगा, आपका ग्राफ्ट लिगामेंट नहीं बनेगा और वो ग्राफ्ट ही रहेगा। तो जो चीज़ उसको बचा रही थी वो उसको इतना सहारा दे दी कि आपका ग्राफ्ट जो है वो कमजोर पड़ गया, और अल्टीमेटली कभी भी आगे चल के चोट लगी जब आपको, जो कि 6 महीने से साल भर के बाद की चोट है, तो आपका ग्राफ्ट ज़्यादा प्रोन हो गया इंजरी के लिए। जो नॉर्मल प्रोसेस में ग्राफ्ट होता है वो शुरुआत में बचाना पड़ता है, मरीज को यही बोलते हैं शुरू में बचाओ। जब एक बार वो जुड़ गया, उसकी ब्लड सप्लाई आपके घुटने से आ गया और वो लिगामेंट बन गया एसीएल, तो वो पुराने एसीएल जितना ही मजबूत हो गया, उसको टूटना इतना आसान नहीं है, छोटी मोटी चोटें आराम से सह लेगा। बट जो फाइबर टेप वाला आपका एसीएल बन रहा है वो छोटी मोटी चोटों को आगे भी नहीं सह पाएगा। सिंपल सी बात है, बोलते ना कि बहुत सहारा दिया आपने अपने बच्चे को, बहुत संभाल के रखा, बहुत सहारा दिया, तो वो कमजोर होगा आगे चल के। अल्टीमेटली हमेशा उसको सहारा ही चाहिए, वरना वो टूट जाएगा। तो बस वही यहाँ पर भी है। इट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देती है। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी करीब 2 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी में कि बच के रहें और भूल के भी ना करवाएं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी। ये हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि हमने करीब 5-6 साल पहले जब फाइबर टेप की हमने पूरी एक सीरीज की थी, उसके जो रिजल्ट्स देखे और जो हमने अपनी नॉर्मल सर्जरीज के रिजल्ट देखे, यही समझ में आया कि लॉन्ग टर्म में तो नॉर्मल सर्जरीज बहुत ही अच्छी हैं किसी भी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी की तुलना में। अब आते हैं बायोस्क्रू सर्जरीज पे। तो बायोस्क्रू सर्जरी देखिए कई सालों से होती आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि स्क्रू की सर्जरी या बटन की सर्जरी कमजोर या इंफीरियर है। बस ये समझिए कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टडीज में प्रूवन सर्जरीज है, जो कि सालों से होती आ रही हैं। इंटरनेशनल एथलीट से लेकर के पूरे दुनिया में सर्जन्स इन्हीं सर्जरीज को कर रहे हैं। आप उसको फिक्स करने के लिए बायोस्क्रू यूज कर सकते हैं, टाइटेनियम स्क्रू यूज कर सकते हैं, सूचर डिस्क यूज कर सकते हैं, और इनसाइड टाइप का मेथड यूज कर सकते हैं। घुमा फिरा के सारी चीजें मोर और लेस सेम ही है। ये सर्जन के प्रेफरेंस पे छोड़ देना चाहिए। हम कभी भी नहीं बोलते कि इनमें से कौन सी सुपीरियर है कौन सी इंफीरियर है। फर्क सिर्फ ये पड़ता है किसी भी बटन वाली सर्जरी में कि आपके ग्राफ्ट में जो 2 टेंडन हैमस्ट्रिंग के निकालने पड़ते हैं नॉर्मल स्क्रू सर्जरी में, अगर आपने बटन लगाया है तो सिंगल टेंडन निकालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका पैर थोड़ा कम कमजोर होगा और रिहैब थोड़ा जल्दी हो पाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है बटन और स्क्रू वाली सर्जरी में भी। पर इन दोनों में भी अगर आप पूछेंगे तो बायोस्क्रू से एक स्टेप ऊपर मैं किसी भी दोनों साइड बटन वाली सर्जरी को रखूंगा। बट एक चीज जिसको हमेशा कंडेम करते हैं वो है आपका फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। वो कहीं से भी एडवांस वाली या कोई हाई फाई सर्जरी नहीं है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें सिर्फ एक फाइबर टेप आपके ग्राफ के साथ में और पिरो करके बांध दिया जाता है। तो कोई डिफरेंट टेक्निक या कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर। अब जहां तक देखा जाए कि बेस्ट सर्जरी की बात अगर आती है, तो व्हाटएवर इज बेस्ट, व्हाटएवर इज डूइंग लेस हार्म टू योर बॉडी, जिस भी सर्जिकल टेक्निक में हम आपके घुटने के साथ कम से कम छेड़छाड़ करते हैं, मतलब जिसमें कि आपके घुटने की नेचुरल चीजों को ही हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और कम से कम नकली चीजें लगा रहे हैं या बाहर की चीजें लगा रहे हैं, वही बेस्ट सर्जरी होती है। इसको बोलते हैं प्रिजर्विंग योर बायोलॉजी। देखिए विद टाइम हमारा जो रिसर्च हर फील्ड में जा रहा है ना, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल्स, इन तरफ जा रहा है। हमने ये रियलाइज किया है कि अपने ही शरीर को हम और मजबूत कर सकते हैं, अपने शरीर की चीजों को और इनहांस करके हम चीजों को सही करें और केवल थोड़ा सा सपोर्ट बाहर की चीजों से लें। इसी पर हमने एक बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट भी निकाला, जिसको कि हम ऑलमोस्ट 3-4 साल से अभी यूज कर रहे हैं, जिसमें कि ये करते हैं कि जो भी आपके बचे हुए एसीएल के फाइबर्स हैं, जो भी आपके टॉर्न फाइबर जो अपनी जगह से उखड़ गए बट अभी भी घुटने के अंदर मौजूद हैं, उन फाइबर्स का इस्तेमाल करें, उनको काट के ना निकालें, उनका इस्तेमाल करें और जो भी हम ग्राफ्ट बना रहे हैं उसके साथ में उनको जोड़ दें, जिसको कि आमतौर पे एसीएल ऑगमेंटेशन भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन इज ए काइंड ऑफ एसीएल ऑगमेंटेशन सर्जरी, जिसमें कि हम लोग आपके सारे बचे हुए जो भी फाइबर्स बचे हैं उनको बचा करके अपने ग्राफ्ट के साथ में जोड़ देते हैं, जिससे कि आपका जो ग्राफ्ट है उसके साथ में नॉर्मल बचा हुआ टुकड़ा जोड़ करके उसको एक मजबूती प्रदान करता है। अब इसमें क्या होता है कि यदि शॉर्ट टर्म में ये भी बचा के रखना है, ये मान के चलो भाई कि शॉर्ट टर्म में अगर आपने सर्जरी कराई है तो बचा के चलना है। बचा के चलना मतलब ये नहीं होता कि आपको पाँव नहीं रखना या पाँव नहीं मोड़ना है। बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद भी 10 दिन के अंदर मरीज चलने लगता है और पैर को भी 30 से 25 दिनों में पूरा मोड़ लेता है। वो इतना कोई वीक नहीं है कि पैर नहीं मोड़ना या फिर चलना नहीं है, हाँ सिर्फ चोटों से बचाना है। तो चोट से बचाना तो बचाना ही पड़ेगा आपको, अपनी बड़ी सर्जरी करवाई है तो चोट से तो उसको बचा के ही रखना है। अब आप समय से पहले दौड़ना चाहते हैं, समय से पहले सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, समय से पहले स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है। अगर आप लिटरेचर को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल एथलीट जितने भी हैं, जो भी आप चाहे टेनिस चाहे फुटबॉल चाहे क्रिकेट, सारे इंटरनेशनल एथलीट्स मिनिमम 10 to 12 मंथ्स अपने स्पोर्ट से बाहर रहे हैं आफ्टर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज। अगर कोई भी ऐसी टेक्निक दुनिया में उपलब्ध होती जिसको करके हम लोग 6 महीने में उनको स्पोर्ट्स में वापस लौटा देते, तो उनके पास भी ऐसी कोई भी कमी नहीं है कि उस टेक्निक को वो नहीं करवाते। तो मार्केटिंग
टूल्स पर मत जाएं, ये आपका शरीर है, वही करें जो कि टाइम टेस्टेड है, जो दुनिया में हर कोई कर रहा है। आपको सिर्फ यही रिसर्च करना है कि आपका सर्जन कैसा है, उसके नंबर्स कितने हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। जो भी सर्जन अच्छे नंबर्स में तो जैसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर रहा है उसके पास जाके सर्जरी कराएं, आप बढ़िया होंगे। हमारे पास अगर आप आते हैं तो आपका हम बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसके रिजल्ट्स हमारे हिसाब से बेस्ट हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल बायोलॉजी के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं किया गया है। कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ लगा के हमने सर्जरीज करना 5 साल पहले ही बंद कर दिया है। आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट 100 ऑफ फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस, हमारा एक्सपीरियंस तो यही था। और सारे कॉन्फ्रेंसेस में भी, जो हम लोग की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें भी इसको कंडेम किया सारे सीनियर सर्जन्स ने। इससे बच के रहना ही ज़रूरी है। कोई भी सुपर फास्ट रिकवरी के लिए इसके चक्कर में ना पड़े, अपने बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट घुटने के अंदर ना लगवाएं, लॉन्ग टर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ क्लियर किया इस टॉक में। अगर इसके बाद भी कोई आपके डाउट्स होते हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी एमआरआई भेज करके। उसके बाद ये जरूर करिएगा कि एक बार एक नॉर्मल कॉल द्वारा इस नंबर पर ही फ़ोन करके भी बता दें कि हमने एमआरआई भेजा है, जिससे कि हम उसको देख करके आपको रिप्लाई कर पाएँ व्हाट्सएप पे। अपना ख्याल रखिए, अपने ही से ख्याल।